हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशो एनालिसिस। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट रेशो विच आर रिलेटेड विद फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। So let us see meaning of financial position and what are different types of ratio. So meaning of financial position is financial position means firm's capacity to pay liabilities out of assets available. जैसे कोई भी फर्म होती है उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं तो उसको हमने पे करना होता है। तो पे कहाँ से करते हैं? एसेस के थ्रू। जैसे कोई एसेस सेल करके कैश मिलेगा या कैश पहले से ही है तो वो कितनी कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड जो फाइनेंशियल पोजीशन। तो नॉर्मली वी से दैट इफ अवर एसेट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू अवर लाइबिलिटीज़। So it means a firm can easily pay its liabilities out of assets. Then it is called a good financial position. So it means a firm can easily pay its liabilities. So this is called a good financial position. But sometimes value of assets has deteriorated in the market. Then assets may not be sufficient to pay liability. Then we say financial position is not good. So this financial position in case of a company or any firm, it is of two types. So what are those two types? One is called our short-term financial position. Short-term financial position as well as second is a long-term financial position. So what is meant by short-term? In short-term, we consider only short-term liabilities to be paid out of assets available. But in a long-term financial position, we consider long-term liabilities to be paid out of assets available. So it means we can say that number one, so short-term financial position means normally short-term liabilities which are also called current liabilities which are paid out of short-term assets which are generally called current assets. It means short-term financial position means how many times our short-term assets which are also called as current assets are available to pay short-term liabilities. So these short-term liabilities are called current liabilities. And this financial position is measured by liquidity ratio. तो ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है इसको हम लिक्विडिटी पोजीशन भी कहते हैं फर्म की. सो इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी पोजीशन. तो उसके लिए कुछ रेशो जो हम कैलकुलेट करेंगे. सो उन रेशो का नाम है लिक्विडिटी रेशो. तो इसी तरीके से आती है सेकंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. So long-term financial position means so how many times so लॉन्ग टर्म जो भी लाइबिलिटीज होती हैं नॉर्मली हम पे करते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म एसेट्स और वी कैन से ओनर फंड्स. सो इट मीन्स दिस पोजीशन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अवर लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स. तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप करंट एसेट्स भी यूज कर सकते हैं इफ़ लॉन्ग टर्म आर नॉट सफिशिएंट. सो हाउ मेनी टाइम्स लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स. सो एंड ओनर फंड्स आर अवेलेबल टू पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज.
तो नॉर्मली जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने पे करनी होती हैं विद इन 1 ईयर में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपको पे करनी है आफ्टर 1 ईयर, मे बी अप टू 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, उन सबको कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। उनका उसको कॉमन नेम होता है, उसको डेट भी कहते हैं हम। इट मीन्स इस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को हम कहते हैं सोलवेंसी ऑफ अ फर्म, और उसके लिए हम रेशो कैलकुलेट करेंगे विच विल मेजर सोलवेंसी पोजीशन। सो those ones are called solvency ratios. इट मीन्स हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। तो उसमें दो तरह की फाइनेंशियल पोजीशन है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिक्विडिटी रेशो। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम कहते हैं सोलवेंसी पोजीशन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे सोलवेंसी रेशो। तो लेके सी 1 बाय 1 को पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। तो लेके सी लिक्विडिटी रेशोज। So these are our fifth category of ratios, liquidity ratios. It means first let us see liquidity, simple meaning. So liquidity means so firm से कैपेसिटी, फर्म की कितनी कैपेसिटी है टू पे करंट लाइबिलिटीज, सो विद करंट एसेट्स अवेलेबल। करंट एसेट्स आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म, करंट एसेट्स अवेलेबल। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कुछ रेशोज विच आर कॉल्ड लिक्विडिटी रेशोज। इसमें मेन आपको मिलेंगे 3 रेशोज हैं आपकी। नंबर 1 है करंट रेशो। सो करंट रेशो मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अवर करंट एसेट्स आर अवेलेबल टू पे करंट लाइबिलिटीज। सो करंट रेशो मीन्स हाउ मेनी टाइम्स सो करंट एसेट्स आर अवेलेबल। करंट एसेट्स को नॉर्मली हम CA से शो करते हैं, आर अवेलेबल टू पे करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज़ को हम जनरली डिनोट करते हैं CL से। तो नॉर्मली जितनी ज़्यादा एसेट्स अवेलेबल होंगी उतनी बेटर होती है। तो इट मीन्स आपका फार्मूला बनाता है करंट रेशो लेटर शो CR। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका एक स्टैंडर्ड रूल भी होता है कि मिनिमम कितने टाइम्स हमारी करंट एसेट्स होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड नॉर्म में स्टैंडर्ड रेशो, या इसको हम कहते हैं थंब रूल। तो नॉर्मली करंट रेशो जो है आपकी होनी चाहिए, करंट रेशो शुड बी एटलीस्ट कम से कम 2:1। इसमें करंट ऐसे कम से कम आपकी डबल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट लाइबिलिटी से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स में कौन कौन सी आइटम्स हम कंसीडर करते हैं। फिर एक आती है सेकंड रेशो, ये थी करंट रेशो। सेकंड रेशो इज क्विक रेशो, इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड रेशो, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशो। So quick ratio means how many times quick assets are available to pay current liabilities. So it means how many times so quick assets are available. Quick assets को हम liquid assets भी कहते हैं, और they are also called liquid assets are available to pay current liabilities, which is CL। तो इसका फार्मूला बनाते हैं क्विक रेशो को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं QR से। सो दिस इज इक्वल टू क्विक एसेट्स हैं आपकी QA अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो क्विक एसेट्स और इट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स विच मे बी डिनोटेड बाय QA, क्विक एसेट्स। तो उसका भी एक थंब रूल होता है, स्टैंडर्ड नॉर्म होता है, मतलब ये थंब रूल। तो थंब रूल इज दैट क्विक रेशो should be at least 1:1
इट मीन क्विक रेशो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1:1। ये मिनिमम 1:1 होनी चाहिए, को बेहतर मानी जाती है। तो अभी देखेंगे क्विक एसेट्स क्या होती हैं। तो क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स, तो उसमें से माइनस कर रखे हैं हम स्टॉक और माइनस हम कर रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगली प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए हैं, यानी ओनली स्टॉक, तो किसी फार्मूला ऑफ क्विक एसेट्स। तो नेक्स्ट एक थर्ड रेशो आती है इसमें, जिस बात की क्विक रेशो। तो नंबर थर्ड ये है पर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट होता है मोस्ट लिक्विड रेशो। So this ratio, absolute liquid ratio, it shows so how many times so our cash reserve, which is called reservoir, is available to pay quick liabilities। तो उसमें हम लेते हैं कैश रिजर्वायर, ये होता है मोस्ट लिक्विड एसेट, बहुत ही ज़्यादा जो लिक्विड होती हैं वो कितने टाइम्स अवेलेबल हैं टू पे क्विक लाइबिलिटी से। क्विक होती हैं स्लाइटली डिफरेंट होती हैं जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनसे। तो पहले हम अब इसका भी स्टैंडर्ड रूल देखते हैं। तो लेट अस से बच्चे स्टैंडर्ड रूल ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, विच इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्म और थंब रूल। So this absolute liquid ratio should be greater than or equal to 0.5:1। इसमें जो क्विक लाइबिलिटीज हैं उसके कंपैरेटिवली आपकी जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड कैश रिजर्वायर, इट शुड बी एटलीस्ट 50%। अब इसमें देखते हैं कैश रिजर्वायर में हमारी कौन कौन सी एसेट्स कंसीडर होंगी। कैश रिजर्वायर, इसको कहते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स। इसमें जैसे आपने पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट की वो हमें जियो के नॉर्मली, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसिव माइनस किए, ये बन गई क्विक एसेट्स। अब आप कैश रिजर्वर में हम लेते हैं सिर्फ कैश का जो बैलेंस है हमारा, कैश एंड बैंक बैलेंस, और प्लस हम करते हैं इसमें ऐड जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स विच आर आल्सो कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। कई बार होता है कि फर्म ने कुछ शेयर के वेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, विच इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इन दोनों को हम कहते हैं कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व का दूसरा फार्मूला भी होता है, और इट इज आल्सो इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किए हैं क्विक एसेट्स, उसमें से माइनस कर लीजिए आप डेटर्स और बिल रिसीवेबल। और कोई भी आपकी जैसे एक्रूड इनकम्स होती हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, वो भी आपकी एसेट है, तो वो भी आप माइनस कर लीजिए एक्रूड इनकम। इट मीन बैलेंस रह जाएंगे आपका कैश बैंक बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो दीज आर कंसीडर टू बी मोस्ट लिक्विड एसेट्स से। और क्विक लाइबिलिटीज़ में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज ही होती हैं, बट समटाइम्स वी आर गिवन क्विक लाइबिलिटीज यानी कि इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि फर्म ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है बैंक से, नॉर्मली ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हम बैंक से एक्सेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बट और कई बार ये परमानेंट लाइबिलिटी बन जाती है, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर रखे हैं, तो बैलेंस हमारी रह जाती है क्विक लाइबिलिटी से। ये तीन रेशो हमने देखे, तीनों के थंब रूल देखे। अब देखते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करने हैं। क्विक एसेट्स का फार्मूला है हमारे पास, कैश रिजर्वायर का फार्मूला है। तो अब इसको रेशो क्या बनना चाहिए, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। तो अब देखते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू कैश रिजर्वायर डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। तो लेट अस से अब देखते हैं डिटेल में करंट एसेट्स में हमारी क्या क्या आइटम्स कंसीडर होती हैं। तो लेट अस से व्हाट आर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लेते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेज।
विच मीन्स कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सेकंड आइटम आती है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। So these are also called as short-term investments. So then we consider our debtors, which include sundry debtor and bill receivable, or you can say debtors and bills receivable, plus accrued incomes. It means incomes due but not received. ये भी आपकी current asset है. Then we have stock, which is also called inventory. It may be of finished goods, WIP, raw material, plus prepaid expenses. ये आप सारी बन गई आपकी करंट एसेट्स, ये हमने लिखी है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब इसमें से आप देखेंगे फर्स्ट दो आइटम्स वो है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो दे आर कॉल्ड कैश रिजर्वायर, और उनको हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स। बट यदि आप इन दोनों में फर्दर ऐड कर दें डेटर्स एंड बीआर एंड एक्रूड इनकम, इट मीन स्टॉक और प्रीपेड को रहने दें, तो फर्स्ट फोर आइटम्स आपकी बन जाती हैं to this, so they are called quick assets। इसीलिए देखो हमारा फार्मूला था क्विक एसेट्स का, करंट एसेट्स माइनस कर दो इन दोनों को, आपने लेस कर देना है। तो इनके बेस पर हमारा फार्मूला बन रहे हैं क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक विच इज कॉल्ड इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक मीन्स बाकी रह गई अब आपकी फोर आइटम्स, ये बन गई हमारी क्विक एसेट्स। देखिए क्विक एसेट्स में जब ये दो चीज़ें लेस कर गई तो वो बन जाती हैं हमारी कैश रिजर्वायर, या जिसको हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड एसेट्स। तो दैट इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस डेटर्स, डेटर्स में बिल रिसीवेबल बिल इंक्लूड है एंड एक्रूड इनकम। और आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट मीन कैश रिजर्वायर इज इक्वल टू कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश इन बैंक का जो बैलेंस है प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इस सीक्वेंस में लिखने से आपको क्लियर हो जाता है कि लास्ट दो आइटम हमने निकाली तो वो बन गई क्विक एसेट, उसके बाद दो आइटम और निकाली वो बन गई हमारी कैश रिजर्वायर। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? करंट एसेट्स होती हैं तो दीज आर दो एसेट्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। उनका कितना टाइम पीरियड है? सो दे आर कन्वर्टिबल इनटू कैश। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि ये एसेट्स आपकी मतलब है सेल हो जाएंगी या कन्वर्ट हो जाएंगी इनको कैश में कितने टाइम पीरियड में। करंट एसेट्स की डेफिनेशन है जो कन्वर्ट हो रही है विद इन 12 मंथ्स में। फिर आती है आपकी सेकंड क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 6 मंथ्स में। उसका टाइम पीरियड उससे भी हाफ है करंट एसेट्स से भी, इट मीन्स वो 12 महीने में कन्वर्ट हो सकती है, ये 6 मंथ्स में। फिर आपकी आती है कैश रिजर्वायर। These are those assets which are convertible into cash within 3 months। इट मीन्स हम कहते हैं एसेट जितनी जल्दी कन्वर्ट होगी कैश में या रिलाइज होगी कैश में उतनी ही ज़्यादा लिक्विड होती है, इसीलिए इसका नाम है ये है मोस्ट लिक्विड एसेट्स। These are also called most liquid assets। यानी कि क्विक एसेट्स और ये है हमारी करंट एसेट्स। तो 3 रेशो भी देखी, उनके थंब रूल से देखते हैं। तो कोई पहली रेशो भी आपकी करंट रेशो, सेकंड रेशो है आपकी क्विक रेशो, और थर्ड रेशो है आपकी कैश रिजर्वायर रेशो या मोस्ट लिक्विड एसेट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, जैसे कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इनके थंब रूल्स भी देखते हैं क्या हैं आपके। थंब रूल्स मीन्स जो एसेट्स हैं वो कितने टाइम्स होनी चाहिए लाइबिलिटीज की,
current ratio should be greater than equal to 2:1, quick ratio greater than equal to 1:1, absolute liquid ratio 0.5:1। तो देखो इसका रूल है मिनिमम 2 टाइम्स होनी चाहिए और इसका रूल है क्या 1, इससे हाफ, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी हाफ है। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो क्विक रेशो की भी हाफ हो गई है और इसका टाइम पीरियड 6 का भी हाफ है, 3 मंथ्स। तो ये 3 रेशो हमने डिस्कस की लिक्विडिटी रेशो। अब इनके बेस पे कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 4। So in fourth example, it is given that to determine sales of a firm given the following information। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके थ्रू आपको सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो यू आर गिवन करंट रेशो। अब देखिए आपको दी है करंट रेशो। तो अभी मैंने पूरा नाम यूज़ किया है, बट शॉर्ट हम नेम यूज़ कर सकते हैं। करंट रेशो इज गिवन 1.4। सेकंड आपको दी है एसिड टेस्ट रेशो। देखिए कार्गो क्विक रेशो जिसकी 1.2। या देखिए करंट लाइबिलिटीज आपको दी हैं। तो करंट लाइबिलिटीज आर CL। तो किसी गिवन को भी ₹1600। या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री मीन से स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो किसी के गिवन, तो किसी गिवन को भी 8 टाइम्स। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज सेल्स ऑफ फर्म। तो सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हो करंट रेशो अप्लाई करनी है। इसका फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसे गिवन 1.4। करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी दी है 1600। पुट इट हियर, सो यू विल गेट करंट एसेट्स 1.4 इंटू 1600। तो उससे करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जिसे 1.4 इंटू 1600 2240। सेकंड आपको दी है एसिड कैश रेशो मीन क्विक रेशो। इसका फार्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसे 1.2। करंट लायबिलिटीज आर गिवन, तो इसके थ्रू आपकी आ जाएंगी क्विक एसेट्स। सो 1.2 टाइम्स 1600, जिसे कम है 1920। अब आपको क्विक एसेट्स का दूसरा फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो आप देखिए करंट एसेट्स आपको दिए हैं 2240, क्विक एसेट्स आर गिवन 1920। स्टॉक आपका मिसिंग है। स्टॉक इसलिए आपका है प्रेजेंट इसमें क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है, इसमें देयर मस्ट बी सम स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जीरो माने जाएंगे। तो यहाँ से आपका स्टॉक आ जाएगा। तो जैसे 2240 माइनस 1920 320। तो इट मीन्स जब प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो हो जाते हैं तो हमारा स्टॉक का फार्मूला बनाते हैं करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है जब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके जीरो होते हैं। अब स्टॉक आ गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो भी है, तो वो अप्लाई करते हैं। तो बताइए स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। अब हम देखें एवरेज स्टॉक, ओपनिंग है नहीं तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक वही माना जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कुछ मेंशन नहीं किया है, जीपी भी नहीं किया है, तो इट मीन्स वी कैन आल्सो यूज सेल्स अपॉन स्टॉक। तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम सेल, जीपी को है नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट नहीं होगी। तो इट मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन सेल। अब स्टॉक है आपके पास तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी। सो सेल्स आर इक्वल टू स्टॉक इनटू स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपकी 8, स्टॉक है आपका 320। तो दिस इज अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज, जैसे 320 इंटू 8 2560। दिस इज अमाउंट ऑफ सेल्स।
So next एग्जाम्पल लेकर सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। करंट एसेट्स आपको दिए हैं 4 लाख। इन्वेंट्रीज आपको दी हैं। इन्वेंट्री मीन से स्टॉक है गिवन, किसी गिवन को भी 2 लैक्स। वर्किंग कैपिटल इज गिवन। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी जिसे कहा गया वर्किंग कैपिटल। इसको हम WC से डिनोट कर सकते हैं। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जिसे ये 2,40,000। सो वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशो। तो आपको फाइंड करनी है करंट रेशो। तो इसका फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को है आपके पास, तो अब करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करके हैं। वर्किंग कैपिटल दिया है आपको पास, तो लेके सी WC करंट एसेट्स हैं आपकी माइनस करंट लायबिलिटी ड्यू टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स आपको दिए हैं 4 लाख माइनस CL मिसिंग है, WC है आपका 240। तो उससे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी 160। तो स्टॉक का कोई यूज नहीं है अभी करंट रेशो में। तो बस भी करंट रेशो, करंट एसेट्स हैं 4 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 160। तो दिस विल बी रेशो। सेकंड दे आर आस्किंग व्हाट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो में आपको चाहिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स के लिए आपका स्टॉक यूज हो जाएगा। तो क्विक एसेट्स का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। किसी कमिंग 4 लाख माइनस 2 लाख, जिसे ये 4 लाख करंट एसेट्स, स्टॉक ये 2 लाख। क्विक एसेट्स आपकी आ गई 2 लाख। इसमें पुट कर रखे हैं क्विक एसेट्स हैं आपकी 2 लाख, करंट लायबिलिटीज आपकी सेम है, so which are 160. So we get ratio, current ratio is 4 lakh divided by 1,60,000, 2.5 times. Quick ratio is 2 lakhs divided by 1,60,000, 1.25. So next लेके से एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। ट्रेड पेबल्स आर 50,000, वर्किंग कैपिटल इज 18 लाख। तो ट्रेड पेबल्स, तो these are creditors, this is given 50,000. Working capital is given, this is 18 lakh. And current liabilities are 6 lakh. Current liabilities आपको दी हैं 6 lakh rupees. So we have to calculate current ratio. तो करंट रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। ट्रेड पेबल्स आपके करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होते हैं। तो पहले करंट रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट कैलकुलेट करके WC दिया है, इसका फार्मूला है CA माइनस CL। तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी WC प्लस CL। तो वर्किंग कैपिटल लीजिए 18 लाख प्लस CL लीजिए 6 लाख, जिसे जो 24 लाख। उसमें बुक क्या रखे हैं करंट एसेट्स हैं आपकी 24, करंट लायबिलिटीज हैं 6, जिसे 4 रेशो 1। सो क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 में देखिए आपको डाटा दिया है करंट रेशो 2.5, वर्किंग कैपिटल इज 60,000। आपको करंट रेशो दी है 2.5, वर्किंग कैपिटल इज गिवन 60,000 रुपीज। एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है। तो WC होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो भी है, तो करंट रेशो में पुट करके हैं फार्मूला करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो किसी गिवन 2.5 दोनों ही आपके मिसिंग हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से तो WC दिया है 60,000, करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी करंट एसेट्स आर इक्वल टू CL विल गो हेयर करंट लायबिलिटीज प्लस 60,000। इसमें पुट क्या रखेंगे हम करंट रेशो है देखो 2.5, करंट एसेट्स हैं CL प्लस 60,000, नीचे भी आ रही हैं आपकी CL आपकी मिसिंग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 CL
इज इक्वल टू CL प्लस 60,000। तो इससे आपका CL आ जाएगा, इट विल गो हेयर 1.5, सो CL इज कमिंग 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस इज कमिंग 40,000। अब करंट रेशो यही रखी है, करंट लायबिलिटीज आ गई हैं, उससे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी। सो करंट एसेट्स या डायरेक्ट भी आ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। सो करंट लायबिलिटी है 40 प्लस 60 1 लाख इज अवर करंट एसेट्स। So this was good question. So next let us see example number 8. So in this question it is given company has current assets of 3 lakh and current liabilities of 1 lakh 40,000. तो वो करंट एसेट्स आपको दिए हैं 3 lakhs, करंट लायबिलिटीज आर 1 lakh 40,000। यानी कि गिवन आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। तो इस पोजीशन के बाद अब कंपनी ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट के ऊपर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर द परचेज। इट मीन्स तो जब देखो कंपनी गुड्स परचेज करती है क्रेडिट के ऊपर, उसकी एंट्री बन जाती है परचेज टू क्रेडिटर्स। परचेज होती है गुड्स से, इट मीन्स ये हमारा स्टॉक बन जाएगा टू क्रेडिटर्स। ये आप नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। सो दिस अमाउंट इज गिवन 20,000, हमने क्रेडिट के ऊपर परचेज किए हैं। तो उसका क्या इफेक्ट होगा, स्टॉक में करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर में करंट लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसमें प्लस कर लीजिए आप 20,000, और उसमें भी प्लस कर लीजिए 20,000। तो वट विल बी करंट रेशो आफ्टर परचेज। अब टोटल करंट रेशो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स होगी आपकी 320, करंट लायबिलिटीज हैं 160। तो दिस इज 2:1। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 9। इसमें देखिए आपको डाटा दिया है करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको दी हैं 1 लाख रुपीज। करंट रेशो ये 2.5, करंट रेशो भी आपको दी है, जिस इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज जिस इज 2.25। सो एक पेड 25,000 टू ए क्रेडिटर। तो अब कंपनी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, तो उसकी जो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू कैश। सो पेमेंट मेड इज 25,000। So we have to calculate what is revised current ratio after payment। पेमेंट के बाद क्या है करंट रेशो। तो आप देखिए करंट लायबिलिटीज हैं, तो पहले आप करंट कैसे कैलकुलेट कीजिए, कितनी है 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। सो वट विल बी न्यू करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट। पेमेंट में 25,000 आपका कैश जो है रिड्यूस हो जाएगा, करंट एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगी बाय 25, इट विल बिकम 225। अगर क्रेडिटर को भी पेमेंट करेगी, क्रेडिटर्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे। सो करंट लायबिलिटी विल बी 75,000। सो वो विल बी न्यू करंट रेशो, उससे आपकी नई रेशो आ जाएगी। तो न्यू करंट एसेट्स हैं आपकी 225,000 अपॉन 75। सो दिस इज कमिंग 3:1 विल बी न्यू करंट रेशो। तो नेक्स्ट लेके सी एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसमें देखिए आपको डाटा दिया है और उससे आपको कैलकुलेट करनी है करंट कैसे ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दिया देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मीन्स स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको दी है, जैसे ये 4 टाइम्स आपको फाइंड आउट करनी है करंट एसेट्स। सो इन्वेंट्री एट एंड इज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक। So by rupees, so this is 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स आपको दी है, नेट सेल्स दिस इज 3 lakhs। ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज गिवन, GP रेशो इज 25%। So current liabilities are given, this is 40,000 and the quick ratio is given, so this is 0.75।
तो ये आपको डाटा दिया है, इसके थ्रू आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। अब देखो सबसे पहले को क्विक रेशो दिया है, क्विक रेशो का फार्मूला है आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ भी हैं और क्विक रेशो भी है, तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी। क्विक रेशो 0.75, करंट लायबिलिटीज़ आर 40,000, किसी कमिंग 30,000। अब इसमें कोई प्रीपेड एक्सपेंसिव नहीं है। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्विक एसेट्स का फार्मूला है आपका जिसे जो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो उससे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। तो अब हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है। स्टॉक मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो है, सेल्स आपको दी हैं, जीपी दिया है, तो सेल में से जीपी लेस करते हैं, जिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है आपकी 3 लाख, जीपी है आपका 25%, 75,000, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गई 225,000। स्टॉक टर्नओवर है, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, इससे एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका जिसे सी ओ डी एस 225 divided by stock turnover ratio is 4 times. So we are getting average stock 225,000 divided by 4, 56,250. अब आप एवरेज स्टॉक का फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन बाय 20,000 एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक। तो इट मीन्स वी कैन से क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। एवरेज है आपका 56,250, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2। ओपनिंग आपका मिसिंग है और क्लोजिंग है ओपनिंग प्लस 20,000। तो आप ओपनिंग को एक्स भी ले सकते हैं, ये बन जाएगा एक्स प्लस 20,000। तो उसको सोल्व करके ओपनिंग आ जाएगा, जिसे 2 टाइम्स ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 56,250 इंटू 2, जिसे 112,500, इसमें से 20,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक विच इज दिस, सो माइनस 20,000 एंड डिवाइडेड बाय 2, 46,250। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 एक्सेस है प्लस 20,000, तो दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक जिसे कि 66,250। अब आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ करंट एसेट्स आर इक्वल टू क्विक एसेट्स हैं आपकी जिसे 30,000 और प्लस क्लोजिंग स्टॉक है कि 66,250, तो जिसे कमिंग 96,250 इज अवर वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की लिक्विडिटी रेशो विच इज सम एग्जांपल्स। मेजर रेशो इंक्लूड नंबर 1 करंट रेशो, second is quick ratio which is also called liquid ratio or acid test ratio, and the third one is absolute liquid ratio। तो फर्दर रेशो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।